हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग आज जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासी समुदायों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास जो आदिवासी रहते हैं, उनको सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दी गई है, जिसके अंतर्गत वह वन उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा रिस्किलिंग रिस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत की गई है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी के पक्षकार का सम्मेलन संपन्न हुआ है? यह जो है मतलब कौन है, कॉप 15 है, कॉप 14 है, 16 है या 26 है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉप 15। भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। बीबीपीएस का उद्देश्य देश भर में एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली को लागू करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 में संशोधन करने के पश्चात पेट्रोल में 20% और इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से घटा कर किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना है, वह पहले लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक इसको पूरा किया जाएगा। इसको घटा दिया गया है और आपको यह बताना है कि इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2025 तक। इथेनॉल ब्लिंकन के टारगेट को 2030 से घटा करके 2025 कर दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोगो सागर निम्न में से किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? इससे यह जो हुआ है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। बोगो सागर अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिएगा नौसैनिक अभ्यास है। और यह 2000 इसका पहला जो संस्करण है वह 2019 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है, मतलब 2019 में इसका पहले भी जो है संस्करण की शुरुआत की गई थी बांग्लादेश में। फिर 2020 में जो है यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 21 में जो है फिर यह बांग्लादेश वहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर महानगर जैव रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला देश का पहला महानगर बन गया है? ऑप्शन सी, कोलकाता। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है? वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है और यह विश्व के 117 अर्थव्यवस्थाओं का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है। तो याद रखिएगा यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर। और महत्वपूर्ण कारकों की अगर हम पहचान करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में जापान पहले स्थान पे है और भारत 117 देशों में 54वें स्थान पे है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भारत का रैंकिंग, भारत किस स्थान पे है और पहले देश मतलब पहले रैंक पे कौन सा देश है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत 117 देशों में 54वें स्थान पे है और पहले स्थान पे जापान है। सुर्खियों में रहे नारगोनो काराबाख किन दो देशों के मध्य अपनी राजनीतिक सीमाओं को लेकर के विवाद का कारण बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। यह जो है अस्तित्व की लड़ाई, किसी के अस्तित्व की लड़ाई है तो किसी को जो है जमीन हथियाना है, बस यही है, यही तो हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सही है। निम्नलिखित में से कौन 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 वैश्विक आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 के घटक हैं? आयुष पार्क, आयुष वीजा, आयुष जीआईएस, आयुष चिन्ह, आयुष सॉफ्ट। बताना है आपको इसमें कौन कौन सा शामिल है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। तो इसमें जो है आयुष पार्क शामिल है, आयुष वीजा और आयुष चिन्ह, ठीक।
यह जो है इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री ने वैश्विक आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा निम्न घोषणाएं की गई, जैसे कि आयुष उत्पादों के प्रचार, अनुसंधान और निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए आयुष पार्क की स्थापना की जाएगी। आयुष चिकित्सा के लिए भारत की यात्रा पर आए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा, आयुष के प्रमुख गुणवत्ता भरे उत्पादों के लिए आयुष चिन्ह दिया जाएगा। और आयुष निर्यात जो संवर्धन है, इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित 4 आयुष पहलों का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें आपके शामिल हैं आयुष हब, आयुष नेक्स्ट, आयुष जीआईसी, जीआईएस और आयुष सॉफ्ट। तो यह क्या है, यह 4 आयुष पहल हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नवोन्मेष शिखर सम्मेलन में आयुष घटक, घटक की अगर बात करें तो घटक में आयुष पार्क, आयुष बीजा और आयुष चिन्ह आ जाएंगे। और नवीन जो पहल है जीआईएस और आयुष सॉफ्ट जो है, या उसके अंतर्गत आ जाएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? नागपुर, नवी मुंबई, लद्दाख, नई दिल्ली। बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना केंद्र के अंतर्गत उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देता है। इसका उद्देश्य है कि 2029-30 तक कच्चे ताड़ के तेल का उत्पादन 28 लाख टन तक पहुंच जाए। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह योजना इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये गलत है। जबकि पहला और तीसरा सही है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, न कि पश्चिमी क्षेत्र पर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र आएंगे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जबकि यह विकल्प सही है। जिला गंगा समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के राज्यपाल जिला गंगा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल व कचरा प्रबंधन और प्रदूषण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दूसरा सही है, जबकि पहला जो है वो गलत है। देखिए हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने जिला गंगा समिति की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड की शुभारंभ किया है। इसके तहत गंगा नदी बेसिन के आसपास अवस्थित जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया जाएगा और इसका उद्देश्य है गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल और कचरा प्रबंधन पर रोक लगाना, इसकी रोकथाम करना और सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना। तो यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि जो राज्यपाल हैं वो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किन शहरों का चयन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद और मुंबई का चयन किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त सीवीड अर्थात समुद्री सीवर पार्क की स्थापना की जाएगी? सीवीड पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी और यहीं पे विश्व का पहला डुगोग संरक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन रेवेन्यू फॉर्म इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका प्रकाशन किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। देखिए विश्व बैंक ने हाल ही में कार्बन रेवेन्यू फॉर्म इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसके माध्यम से पौध परिवहन उद्योग में कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने के विकल्पों की पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बात की गई है कि इस क्षेत्र में और इसके बाहर ऊर्जा संक्रमण की संभव के लिए कार्बन राजस्व उपयोग कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब ये है कि कार्बन प्रदूषण या फिर से जो प्रदूषण उसको कम करना और फिर से जो है जो जलवायु परिवर्तन है इसके प्रभाव को किन किन माध्यमों से कम किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों पे ध्यान देने की बात की गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला स्टील स्लैग रोड बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। देखिए, स्टील स्लैग रोड का निर्माण करने वाला देश का एकमात्र शहर, सही साथी इसका आंसर जो है वो चंडीगढ़ में नहीं, सूरत में किया गया है, गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, गलत आंसर मतलब गलत दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूरत में जो है इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोक निर्माण सम्मान 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारदा सिन्हा को। देखिए, मैथिली भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्माण साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो 19वां संस्करण था, यह जारी किया गया है। रैंकिंग के इस संस्करण में निम्न में से कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है? किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। इसमें भारत के कुल जो है 42 विश्वविद्यालय शामिल हैं। देखिए, हाल ही में जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जो आपका 19वां संस्करण था, और इसके अंतर्गत भारत की टोटल 41 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें से अगर बात करें तो 12 ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, 12 की स्थिति पूर्ववर्ती जैसी थी वैसी ही है, और 10 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया गया है? यह रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन सही है। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल जारी करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है, और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है जापान, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसके अंतर्गत टोटल 5 देश शामिल हैं, भारत इसमें शामिल नहीं, याद रखिएगा। पीएम ई विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई थी आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में, और इसका उद्देश्य है डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना, और इस योजना के द्वारा 1000 विश्वविद्यालयों को पीएम ई विद्या योजना के माध्यम से स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, अन्य गलत है। देखिए, जून 2022 में पीएम ई विद्या योजना के तहत स्कूली शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी आईसीटी के उपयोग के लिए भारत को यूनेस्को की मान्यता मिली है। ठीक है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के रूप में की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना। पीएम ई विद्या योजना के तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है, और इसमें क्या दिया है कि 1000 विश्वविद्यालयों को दी गई है, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। ठीक, और पहला अगर हम देखें, पहले में क्या किया गया है कि इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई थी, यह गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी ये शुरुआत जो है वह नीति आयोग द्वारा नहीं की गई है, इसकी शुरुआत की गई है आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत हो जाता है। ठीक, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है आपके भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस जो है इस समय भारत का जो है तेल आपूर्ति करने के मामले में जो है देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और इसी के कारण जो है पश्चिमी देश भारत का विरोध कर रहे हैं कि भारत जो है रूस से बड़ी मात्रा में तेल ले रहा है, यूक्रेन से लड़ने के लिए फंडिंग कर रहा है, तो यही सब चोचले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? इसका शुभारंभ किया गया साथियों आपके नेपाल द्वारा। देखिए, जून 2022 में नेपाल सरकार द्वारा 250 मेगावाट की पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना और 308 मेगावाट की एएसआर 6 स्टोरेज विद्युत परियोजना है, इसका निर्माण का ठेका भारत को दिया गया है, और भारत के किसे दिया गया है? नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि इन सब का निर्माण किस पे किया जाएगा, तो अगर हम पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना
की बात करें तो इसका निर्माण जो है सेती नदी पर किया जाएगा। ठीक है, तो नदी भी पूछ सकता है और भारत इससे जुड़ा है तो क्वेश्चन पूछने की संभावना भी है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला स्नेक आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? स्नेक आइलैंड जो है यह आपके काला सागर में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से हाल ही में हुए कोप 26 के पंचामृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। भारत वर्तमान से लेकर के 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 करोड़ टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म ईंधन क्षमता का 500 गीगावाट को प्राप्त कर लेगा। भारत 2030 तक अपनी आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से करेगा और 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 95% से कम कर देगा। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अगर इसमें बात करें साथियों तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है, जिसमें कहा गया कि भारत वर्तमान से लेकर के 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 करोड़ टन की कमी करेगा, यह गलत है। ठीक है, इसमें जो है कहा गया है कि भारत वर्तमान से लेकर के 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा, न कि 1 करोड़ टन की। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। प्रायः सुर्खियों में रहे मैग्नेटार किससे संबंधित है? मैग्नेटार का संबंध किससे है आपको ये बताना है। दुर्लभ कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन तारों का एक प्रकार है यह दुर्लभ समुद्री जीवों का समूह है। अमेरिका द्वारा निर्मित लो कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, कृषिगत फसलों को प्रभावित करने वाला एक नया रोग। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्लभ कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन तारों का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी 2 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी 2 का निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। पृथ्वी 2 का मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम आयुध ले जाने की क्षमता है। मतलब आयुध कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन बी जो है वह गलत है। ठीक है, देखिए हाल ही में इसकी जो है 15 जून 2022 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा जो है विकसित या सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो कह रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली, यह गलत है, क्योंकि यह सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अन्य विकल्प सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है? भारतीय प्रेस परिषद के अगला प्रमुख किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अगला प्रमुख बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विभाग को 2022 का राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? यह चुना गया है उड़ीसा को। ऑप्शन डी सही है। देखिए हाल ही में 30 जून 2022 को उड़ीसा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अर्थात एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और पुकार एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार के लिए, उसके विकास के लिए, उसमें उसके विकास में को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे एमएसएमई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस श्रेणी में बिहार दूसरा राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार प्राप्त किया है और हरियाणा को तीसरा। मतलब पहला पुरस्कार जो है उड़ीसा को मिला है, दूसरा बिहार को और तीसरा हरियाणा को। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार किसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है विक्की कौशल को। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था और 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार है वह विक्की कौशल को उनकी फिल्म सरकार उधम के लिए दिया गया है। जो उधम सिंह उनकी मूवी आई थी उसके लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। प्रायः सुर्खियों में चर्चित नलबाना द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नलबाना द्वीप है उड़ीसा में, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस देश के विधानमंडल द्वारा विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कानून मरम्मत का अधिकार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कानून अर्थात मरम्मत का अधिकार पारित किया गया है? यह पारित किया गया है न्यूयॉर्क द्वारा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान करता है।
एमएसएमई का भारत का कुल निर्यात क्षेत्र में 48% का योगदान है। एमएसएमई भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करता है। कूड़ के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। दूसरा गलत है जिसमें कहा गया है कि यह कुल निर्यात क्षेत्र में 48% का योगदान करता है, यह गलत है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर हम बात करें निर्यात की तो यह भारत के कुल निर्यात में 50% से अधिक का योगदान करता है, न कि 48%। ठीक है, और बाकी अन्य दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। तो एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई बन जाए तो याद रखिएगा। एमएसएमई में जैसे भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में इसका 45% योगदान है, और सकल घरेलू उत्पाद में इसका 30% का योगदान है। कुल निर्यात में इसका 50% से अधिक योगदान है। तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मतलब कह सकते हैं कि रोजगार प्रदान करने में और इकोनॉमी को चलाने में महत्वपूर्ण रूप से एमएसएमई सेक्टर का ही मुख्य भूमिका है या योगदान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक महिला श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया था? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है, देखिए हाल ही में जो है एक रिपोर्ट महिला कार्यबल और ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक महिलाओं द्वारा जो वो सूचीबद्ध कराया गया है, यह जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2.7 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें से 53% महिलाएं हैं और 47% पुरुष हैं। और महिला श्रमिकों का पंजीकरण कराने वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, पहला स्थान पे, फिर है मेघालय, उसके बाद है आपका केरल। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 4 प्रमुख निकायों के लिए चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है भारत का चुनाव इन चारों के लिए किया गया है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 4 प्रमुख निकाय हैं उनके लिए भारत का चयन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो देखिए, हाल ही में जो है किस देश का चयन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ECOSOC के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो वो है ऑप्शन ए, भारत का। भारत का चयन जो है इसके लिए किया गया, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 2500 वर्ष पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को की हेरिटेज टैग की मांग के लिए नया प्रस्ताव भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिहार। देखिए, बिहार ने 2500 वर्ष पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को की हेरिटेज टैग की मांग के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिससे मतलब इसे हेरिटेज साइट का दर्जा देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राधा मोहन का। प्रायः सुर्खियों में रहे वर्टीप्लेनेक्स 3 किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है वह है टेक ईगल कंपनी द्वारा विकसित ड्रोन से। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज का चयन जो है इसके लिए किया गया है। हाल ही में बोग मार्कोस जूनियर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? बोग मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यह बने हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 10 गीगावाट की संचयी व्यापक पैमाने की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को पार करके देश का प्रथम राज्य होने का गौरव हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान।
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हाल ही में 10 गीगावाट की संचयी व्यापक पैमाने पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को पार कर लिया है। और इसमें रामगढ़ बिरधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने रामगढ़ बिरधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया है। और यह जो क्षमता है यह स्थापित कहाँ की गई है? रामगढ़ बिरधारी वन्यजीव अभयारण्य में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसने स्वावलंबन योजना का स्थान लिया है और यह 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीयों को शामिल करता है। या कह सकते हैं कि सभी इसके लिए पात्र हैं। आपको बताना है कि ये सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके अपना पहला थॉमस कप जीत लिया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि भारत इतिहास में पहली बार जो है यह खिताब जीता है और वो भी इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ, मतलब 3-0 से इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप का खिताब जो है जीत लिया। और यह बैडमिंटन से संबंधित है तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इस बोर्ड की बैठक प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। यह पुरातत्व से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होते हैं, यह सही है। और इसमें इसकी बात करें तो इस बोर्ड के अन्य सदस्यों में शामिल होते हैं ASI के अधिकारी, सांसद, राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि आदि इसमें शामिल होते हैं। और इस बोर्ड की जो बैठक है वह वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसकी बैठक की जाती है, जो कि गलत है। इसकी बैठक जो है प्रत्येक वर्ष की जाती है और इसका गठन हाल ही में किया गया है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से जून 2022 में किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार वह बेच दिया था? किसके द्वारा बेचा गया था? यह है आपके दिमित्र मुराटोव। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक भारत पथिक कहा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1831 में मुगल बादशाह अकबर ने दिया था। कई इतिहासकार इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी मानते हैं। आपको गलत आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। इनको जो राजा की उपाधि है वह अकबर द्वारा नहीं दी गई थी। राजा की जो उपाधि है इन्हें अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, न कि अकबर ने। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े मिस्टेक से जो है क्वेश्चन गलत हो जाती है, तो याद रखिएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।